नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो एजेंडा। और आज का हमारा एजेंडा है ट्रंप का बिजनेस डील प्लान, आतंकी सरगनाओं पर मेहरबान। एक समय था जब अमेरिका आतंकवादियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था और आज वही अमेरिका उन्हीं देशों के साथ अरबों डॉलर के सौदे कर रहा है जिन पर आतंक को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे। सीरिया, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, यहां तक कि बांग्लादेश, हर जगह ट्रंप की कंपनियों की डील हो रही है। हर जगह बिजनेसमैन राष्ट्रपति ट्रंप अपने पांव पसार रहे हैं। क्या ये नया अमेरिका सिर्फ मुनाफे के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहा है या फिर ये चीन को घेरने की एक बड़ी बड़ी रणनीति है? भारत के लिए ये डील खतरा है या अवसर? आज की बहस में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। बहस शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। वो आतंकवाद के नाम पर था मोस्ट वांटेड, जिस पर कभी अमेरिका ने रखा था $1 करोड़ का इनाम। अब वही शख्स सीरिया का राष्ट्रपति है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलाएगा हाथ। नाम है अहमद अल-शरा। जी हाँ, ये शख्स कभी आतंकी संगठन अल-कायदा के सबसे बड़े साथी के नाम से बदनाम था, लेकिन अब व्हाइट हाउस में ट्रंप और अल-शरा की मीटिंग होगी। यह सीरियाई प्रेसिडेंट की पहली अमेरिकी यात्रा है। ट्रंप ने कहा अब सीरिया को ग्रेटनेस का चांस मिला है। अमेरिका सीरिया के राष्ट्रपति को वैश्विक आतंकी प्रतिबंध की लिस्ट से पहले ही हटा चुका है। सवाल ये है कि आखिर ट्रंप अहमद अल-शरा पर मेहरबान क्यों है? इसका जवाब है ट्रंप का बिजनेस प्लान। दरअसल ट्रंप एंड कंपनी ने दुनिया भर के आतंकी सरगनाओं के साथ बिजनेस डील का प्लान तैयार किया है। सीरिया में भी ये उसी बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। ट्रंप इसलिए अहमद अल-शरा पर मेहरबान है। सीरियाई राष्ट्रपति ने टीम ट्रंप के सामने ट्रंप टावर दमिश्क का विचार रखा है। सीरिया ने यूएई के साथ $800 मिलियन की पोर्ट डील साइन की है। इसमें यूएस कंपनियों को भी मुनाफा कमाने का मौका है। यूएस सीरिया में तेल खनिज संसाधनों में भी निवेश करने जा रहा है। अमेरिका दमिश्क में सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में है। ट्रंप आतंकी सरगनाओं से गलबैयां कर रहे हैं। इसका दूसरा उदाहरण है हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर, जो आतंकियों का सबसे बड़ा आका है, जिसकी व्हाइट हाउस में खूब मेहमान नवाजी हुई। असीम मुनीर के आतंकी चरित्र के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं। सवाल वही है, मुनीर पर क्यों मेहरबान है ट्रंप? इसका जवाब भी देख लीजिए। मुनीर ने ट्रंप को बलूचिस्तान का रेयर अर्थ मटेरियल देने का प्रस्ताव दिया है। यूएस मेटल कंपनी और पाक के बीच $500 मिलियन की डील हुई है। पाकिस्तान में ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो बिजनेस प्लान फाइनल हुआ है। पीएम शहबाज के उद्योगपति बेटे का अमेरिका से सोलर पैनल का कारोबार है। हमारे एक और पड़ोसी म्यांमार के साथ भी अमूमन ट्रंप का वही बिजनेस डील प्लान है। म्यांमार में पिछले 54 साल से वहां के सैन्य अधिकारी डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं। पिछले चुनाव के बाद भी यही हुआ। तानाशाह जनरल मिन हांग हाइंग ने आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, लेकिन अब लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति तानाशाह पर मेहरबान हैं। इसकी वजह भी जान लीजिए। म्यांमार का कचिन प्रोविंस चीनी बॉर्डर पर रेयर अर्थ माइनिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। अभी म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल है। 2023 में ही चीन ने लगभग 42,000 टन हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट किया था। तानाशाह मिन से रेयर अर्थ मिनरल्स पर डील हो रही है। ट्रंप अफगानिस्तान के हक्कानी आतंकी गुट पर भी मेहरबान है। अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराज उद्दीन हक्कानी, साथ में उसके भाई अब्दुल अजीज और भाई याया हक्कानी पर लगे इनाम को हटा दिया है। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम रहा है। 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित हुई, तब अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया, लेकिन अब अमेरिका फिर से इसे अपना बेस बनाना चाहता है।
ट्रंप की नजर अफगानी खनिज संसाधनों पर भी गड़ी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार ने क्रिप्टो करेंसी का एक काउंसिल बना दी, जिसमें कंसल्टिंग के लिए ट्रंप की फैमिली की ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। विटकॉफ जो कि ट्रंप का पार्टनर एक तरह से कहिए, जो इजराइल में इंटरलॉक्यूटर भी है, उसका बेटा स्टीव विटकॉफ पार्टनर है ट्रंप और इसके बेटों का, वो पाकिस्तान आया। इनफैक्ट पहलगाम के कुछ दिनों आगे पीछे आया था। वहाँ पर इन्होंने रेड कारपेट ट्रीटमेंट में उसको पूरा कर दिया, अपने क्रिटिकल मिनरल्स की बातें बताई। तो पाकिस्तान और मुनीर ने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके चलते उन्होंने अपना रास्ता ट्रंप के इनर सर्कल में और ट्रंप के विचारों में बना लिया है। ट्रंप भारत के एक और पड़ोसी बांग्लादेश पर भी मेहरबान है। यहाँ के कट्टरपंथी संगठनों ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटकर लोकतंत्र का गला घोट दिया था। ये सब हुआ अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। लेकिन अब ट्रंप यूनिस सरकार के साथ बड़ी डील कर रहे हैं। बांग्लादेश अरबों डॉलर का अमेरिका से गेहूं और सोयाबीन खरीदेगा। यूएस कंपनी से हर साल बांग्लादेश 5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी आयात करेगा। ट्रंप की इन आतंकी सरगनाओं के साथ डील्स बिजनेस की आड़ में भू राजनीतिक चाल भी है। दिखने में ये निवेश और ऊर्जा सौदे लगते हैं, लेकिन असली मकसद एशिया में चीन की पकड़ को कमजोर करना। ट्रंप उन देशों से हाथ मिला रहे हैं जो कभी आतंक या तानाशाही के प्रतीक रहे हैं। यह मुनाफे की कूटनीति लोकतंत्र और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकती है। भारत के लिए चिंता यह है कि इन सौदों से पाकिस्तान, बांग्लादेश फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जिससे सीमाई अस्थिरता बढ़ेगी। ट्रंप की रणनीति साफ है, संसाधनों पर कब्जा, चीन और भारत पर दबाव बनाना। सवाल अब भी वही है, क्या यह डील्स शांति लाएंगी या एशिया महाद्वीप में नया संकट खड़ा करेंगी? चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो आज एजेंडे पर इसी मसले पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है और इसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली कार धमाके में 8 लोगों की मौत, कई सारे वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। जानकारी के अनुसार लगभग 8 कार भी जलकर खाक हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह धमाका इतनी तेज था कि आसपास का जो इलाका था वो दहल गया। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है और अब इसके बाद मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में जबरदस्त धमाका, 8 लोगों की मौत, कई सारी कारें जलकर खाक और दिल्ली धमाके के बाद अब मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ। चलिए वापस अब रुख करते हैं चर्चा का और बात करेंगे ट्रंप के बिजनेस डील प्लान की। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता है हमारे साथ अनिल गोयल जी। अनिल जी बहुत स्वागत। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर HN उपाध्याय साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं अनुपम तिवारी जी। अनुपम जी बहुत स्वागत। और आर्थिक विशेषज्ञ हैं अश्विनी राणा। अश्विनी जी बहुत स्वागत। रक्षा विशेषज्ञ हैं अजात शत्रु श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी और स्वदेश न्यूज़ के चैनल हेड भी हमारे साथ हैं RP श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अनुपम तिवारी जी आपसे ही करूंगा। सर, आपसे समझना चाहता हैं कि ये जो ट्रंप की बिजनेस डील प्लान है, ये किस ओर इशारा करती है? क्या ये रेयर अर्थ मिनरल का व्यापार है या फिर चीन को घेरने की एक रणनीतिक कोशिश है ट्रंप की? ऋषभ, आपका विषय बहुत अच्छा है और इस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एक ट्रंप की सोची समझी रणनीति है और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। अब इसमें आपने एक विषय रखा कि चीन क्यों काउंटर करना। निश्चित तौर पर वो एक बड़ा विषय है। चीन को काउंटर करना ट्रंप की प्राथमिकता न सिर्फ इस बार है बल्कि उनके पहले कार्यकाल में भी रही है। अब उसका रूप बदल चुका है। दूसरी चीज है यह है कि ट्रंप अपने निजी मुनाफे को भी देख रहे हैं।
ट्रम्प को ये भी लग रहा है कि वो एक बिजनेसमैन है, तो उनका जो व्यक्तिगत फायदा किन डील्स पर होगा उसकी तरफ भी वो जा रहे हैं। और तीसरी चीज, उनकी जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है उसको तो हम प्रैग्मेटिक जरूर कह सकते हैं कि वो पहले से ही अपने संभावित जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर छा जाना चाहते हैं। तो इन तीनों चीजों को अगर आप बहुत ही संक्षेप में समझे तो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच एक प्रैग्मेटिक प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच है कि वो सामरिक मुद्दों पर अपनी एक बढ़त लेना चाहते हैं और साथ ही साथ वो अपने अमेरिका के लिए भी और अपने निजी तौर पर भी वो प्रॉफिट को जरूर हासिल करना चाहते हैं, चाहे उनका सीरिया का इशू उठाएं, म्यांमार का उठाएं, पाकिस्तान का उठाएं या फिर तमाम चीजें हैं, तमाम देशों के बारे में आप बात कर लें, हर जगह पर उनकी यही अप्रोच दिखाई देती है। इसमें आप चाइना को सप्लाई चेन से अलग करने का भी उनका एक प्लान है, उसके लिए भी वो लगातार काम कर रहे हैं। चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर दबदबा है उसको भी वो कम करना चाहते हैं। तो इससे आपको ये समझना होगा कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो उनकी उसी नीति का परिणाम है जिसको वो मागा कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हालांकि इसमें कुछ जब वो पर्सनल इश्यूज को लेकर के आते हैं तब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं, मेक ट्रंप ग्रेट अगेन हो जाता है। और जब बार बार उसमें कई लोगों से ये कहलवाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, तो उसमें भी उनका एक यही स्वभाव दिखाई देता है कि एक कोशिश है उनकी कि अपने आप को विश्व का एक बड़ा नेता साबित करने की। और इस कोशिश में वो कभी कभी आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाते हुए भी दिखते हैं, कभी कभी वो उन तत्वों के ऊपर मेहरबान दिखाई देते हैं जिनको अभी हाल ही में जिनके ऊपर वो इनाम रखा करते थे, अमेरिका इनाम रखता था, बाउंटीज रखता था, उनके साथ भी वो बैठे हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे तत्व जिनको कि दुनिया भर में माना जाता है कि वो लोग आतंकवाद में लिप्त है, उनके साथ भी वो सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है और ये एक ट्रंप की खास अप्रोच है जो कि दुनिया को आश्चर्यजनक जरूर लग सकती है, लेकिन ट्रंप ने इसके पीछे पूरा होमवर्क कर रखा है। तो अमेरिका ने और ट्रंप ने होमवर्क तो कर रखा है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये देखेंगे। अनिल जी का मैं रुख करूंगा। अनिल जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है अनिल जी, आप अनुपम जी की बात सुन रहे थे, किस तरीके से वो बता रहे थे कि ये जो प्लान है ट्रंप का, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें, ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने बयानों से कई बार पलट जाते हैं, कई बार ऐसे बयान देते हैं जो आपत्तिजनक भी होते हैं, कई बार अपने बयानों से भी पलट जाते हैं। अब ये जो उनका मास्टर प्लान है बिजनेस डील का, रेयर मिनरल्स का, इस पर भारत पर भी इसका असर होगा। अगर म्यांमार में कब्जा कर लेता है अमेरिका या ट्रंप, तो वहां के जो खनिज है पूरा पावर अमेरिका के पास चले जाएगा। भारत को कितना नुकसान? ऋषभ जी, सही मायनों में जो अनुपम जी ने कहा बड़ा डिटेल में उन्होंने बताया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अमेरिका और विशेष करके ट्रंप जो अपनी व्यक्तिगत छवि को सुधारने के लिए टेम्परेरी हित को देखने के लिए बड़े लेवल पर नहीं सोच रहे हैं। वैसे तो उनका अपने देश का उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आतंकवाद को समर्थन करना, अलगाववाद को समर्थन करना, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो ना ट्रंप के हित में हो सकता, ना अमेरिका के हित में हो सकता, ना भारत के हित में हो सकता। तो निश्चित तौर पर ट्रंप का अपनी रणनीति हो सकती है, अपना बड़ा देश है, उस विषय पर उनका अपना सोचना हो सकता है, उनके हित अहित हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप को इस पर विचार करना चाहिए कि उनके किसी भी हित से अगर आतंकवाद को संजीवनी मिलती है, जैसे मुनीर को बुला करके इन्होंने पूरा करा, तो विश्व में भी कहीं ना कहीं ट्रंप की जो अपनी वैल्यू है वो कम हो रही है, ट्रंप की बात का वजन कम हो रहा है। ट्रंप को इन बातों का भी ध्यान रख करके अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। जहां तक भारत का सवाल है, भारत अपने हितों पर पूरी तरीके से सचेत है, वो निश्चित तौर पर अपने हितों के साथ कोई सौदेबाजी नहीं होने देगा और उसके अंदर कहीं भी कुछ भी बड़े से बड़ा फैसला लेना पड़ेगा हम लेंगे। तो ठीक है, अमेरिका और चीन का आपस का जो मामला है, वो अमेरिका चीन आपस के मामले में अपने हिसाब से सुलझें, लेकिन इसमें मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि अगर इसके अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोई बात होती है तो निश्चित तौर पर ये अमेरिका के हित में भी नहीं है, ये ट्रंप के हित में भी नहीं है और ये पूरे विश्व में किसी भी देश के हित के अंदर नहीं। तो क्या हमारी विदेश नीति इस पर विचार कर रही है सर, क्योंकि ये गंभीर मसला है? निश्चित तौर पर हमारी विदेश नीति, भारत की नीति एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर गहन विचार विमर्श करती है, सतर्क है और पूरी तरीके से निगाहें हैं। इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी भारत की तरफ से कोई कोताही नहीं हो। ठीक है,
उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? ठीक है उपाध्याय जी, जैसा कि अनिल जी अभी जिक्र कर रहे थे कि हमारी विदेश नीति बहुत स्ट्रांग है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही आतंकियों के सरगना बन जाएं, भले ही अल शरा को इनवाइट कर लें, अभी वो वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, बहुत जल्दी मुलाकात होने लगेगी, भले ही ऐसे ही आतंकी संगठनों को वो पनाह देने की कोशिश करते रहें ट्रंप, लेकिन हमारी जो विदेश नीति बहुत स्ट्रांग है, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ऋषभ जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। 2014 के बाद से जिस तरह से हमारी विदेश नीति को सरकार चला रही है, निश्चित रूप से वह पहले की विदेश नीति जैसी प्रभावशाली नहीं रह गई है। आप हाल की घटनाओं को देख लीजिए, पुराना आप बहुत नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो विदेश नीति हमारी रही है, जिस तरह से हमको आईना दिखाया गया है अमेरिका, खासतौर से अमेरिका द्वारा, ठीक है, और 50 से अधिक बार हमको कहा गया कि हमने समझौता कराया, सरेंडर कराया, जो भी 50 बार कराया, और उसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी न तो संसद में दिए, न तो अपने किसी भाषण में दिए। निश्चित रूप से भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत एक सशक्त देश है, प्रभावशाली देश है। इसका एक इतिहास रहा है विदेश नीति का, पहले की सरकारों द्वारा, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हो, सभी लोगों ने पुरानी अपनी विदेश नीति को चलाते रहे और उसी से हमारी पूरे विश्व पर घात जमी रही। अमेरिका अब की सरकार से जरा सा भी सरकार को वो ध्यान नहीं देता है, न दबाव अपना महसूस करता है। अपने आप वह जो उसका मन में होगा, चाहे भारत के विरुद्ध कोई निर्णय करना हो, तो भारत को नुकसान पहुंचाने वाला करना हो, वो करता जा रहा है। आप जैसा कह रहे हैं म्यांमार में हो, चाहे मध्य एशिया में जो कब्जा करने की उनकी प्रवृत्ति है, सीरिया में अपना, जिसको आतंकवादी वो घोषित किए थे, इनाम भी घोषित किए थे शराब पर, जी हाँ, और उसको बुला रहे हैं। तो जो इजराइल से और सीरिया का संवाद नहीं बढ़िया हो पा रहा है, उसको भी वो मीठा करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं कि भाई ये दोनों देश मिलकर रहे और मध्य एशिया में हमारी धाक जमी रहे और चीन पर हम अपनी नजर रखे रहे, और भारत को भी कहीं न कहीं वो अप्रत्यक्ष रूप से, निश्चित रूप से उस जो है कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, अपने जग में लाना चाहते हैं। तो इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है, और ये नहीं कि आंख मूंद कर कि हमारी सब तैयारी है, हम जवाब देंगे। जब जवाब देना था तो जवाब दिए नहीं, अब आगे देंगे। इस सरकार से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है। उपाध्याय साहब देखिए, ट्रंप के बयानों की अगर आप बात करें तो वो दुनिया ने देखा किस तरीके से वो अपने ही बयानों से पलटे, तो इससे ट्रंप की छवि खराब हुई है, भारत की कोई छवि खराब नहीं हुई। विश्व पटल पर भारत ने क्या करके दिखाया है पूरी दुनिया को पता है। नहीं ऋषभ जी वो एक बार कह के पलटते हैं, लेकिन ये तो 50 बार कहा उन्होंने ना, तो उसका प्रधानमंत्री जी नाम लेकर क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री जी नाम लेकर कहते ना कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं कहा? ये तो कहा जा सकता है, इसमें कौन डर भाई किस चीज का? हम इतने मजबूत और शक्तिशाली देश है, कमजोर से कमजोर देश उनका जवाब देता है। हम तो उनको जो है धूल भी चटाए हैं और कई बातों पर उनको झुकाए भी है। आप नवासी की बात कर लीजिए, राजीव जी ने टैरिफ लगाने पर वो तैयार, वहां के राष्ट्रपति से, फिर उनको वापस लेना पड़ा अपना निर्णय। हमारे पर टैरिफ भी लगा रहे हैं 50% पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके सेना प्रमुख आसिम मुनीर के जैसा आपने कहा चाय पी रहे हैं, उनको पुरस्कृत और शाबाशी दे रहे हैं। तो ये क्या है? क्या ये सब हमारे अनुकूल है? निश्चित रूप से हमारे प्रतिकूल है। लेकिन हमारे आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से विदेश नीति का पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या अमेरिका को बैन कर दिया जाए पूरी तरीके से? नहीं, बैन करने की बात जो पहले से चला आ रहा था, क्या हम पहले बैन किए थे क्या? जब 1971 के युद्ध में वो 7वां बेड़ा या 17वां बेड़ा ला रहे थे, वो 7वां बेड़ा, तो क्या इंदिरा जी ने कहा? अभी सबसे पहले कहा ध्यान देना होगा। देखिए, ट्रंप जिस तरीके से चालें चल रहे हैं, ट्रंप जिस तरीके से आतंकी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने खेमे में ला रहे हैं, व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, इस पर भारत का क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन तो होना चाहिए था। पहली बात तो एक्शन ये होना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर उनके कहने समझौता हुआ जैसा वो कह रहे हैं, उसको नहीं मानना चाहिए था। और जिस तरह से सुरक्षा परिषद आदि के द्वारा और अन्य विश्व बैंकों द्वारा पाकिस्तान को मदद मिली, उस पर एतराज करना चाहिए था। और जिस तरह से अब ये सोवियत संघ के समीप पाकिस्तान अपने को पा रहा था
और एक फ्रिगुट बना रहे थे, उस पर हमको निगाह रखनी चाहिए थी, तो वहां हम तो रखे नहीं। अब उसका मन बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका चीन से हो, चीन को बचाना चाहते हो और साथ साथ भारत को भी तो बचाना चाहता है। ठीक वो है। मध्य एशिया में सीरिया के माध्यम से अपना एक केंद्र बना रहे हैं, जिससे वह चौधराहट कर देंगे हर जगह। अब उसको हमने छूट दिया जी। ठीक है जी। उपाध्याय जी, आऊंगा वापस से आपके पास। रक्षा विशेषज्ञ तरफ मैं बढ़ता हूं। अजात शत्रु श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, जैसा कि अभी उपाध्याय साहब जिक्र भी कर रहे थे कि पहले जैसी विदेश नीति नहीं रही और स्ट्रांग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब ये आतंकवादी ही राष्ट्राध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर दुनिया क्या करेगी? देखिए ऋषभ जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चर्चा करना चाहूंगा जी। कि अमेरिका, ये बात सही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया का पिछले 80 साल में सुपर पावर है, लेकिन वो ग्रेट पावर कभी नहीं रहा। उसने अपने स्वार्थ और अपने हितों की राजनीति पिछले 80 साल में की है। अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप में अंतर दो चीज का है कि डोनाल्ड की डिप्लोमेसी बहुत ही क्रूड और ब्लंट टाइप की है, नंबर 1। नंबर 2, पूरी डिप्लोमेसी में उसके फैमिली बिजनेस के इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। नंबर 3 कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत अधिक प्रेशर है वहां के जो इसके सपोर्टिंग जो थिंक टैंक्स थे, जो राइट विंगर्स थे, जो बहुत ही फंडामेंटलिस्ट हैं और ऑर्थोडॉक्स हैं, उनका डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत अधिक प्रेशर है और डोनाल्ड ट्रंप के पास में ज्यादा समय नहीं है। इनफैक्ट उसका जो टेन्योर लोग कह रहे हैं 4 साल, लेकिन मेरे हिसाब से उसके पास में समय सिर्फ नवंबर 2026 तक है। 4 नवंबर वहां पे मिड टर्म पोल होने वाले हैं कांग्रेस के, सेनेट एंड उसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। और जो अभी जैसे अभी नवंबर में जो ये इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के सारे कैंडिडेट हार गए, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं जिस तरीके से उनका पॉपुलरिटी रेट, वहां पे अप्रूवल रेट बहुत कम हो गया, 37% पे आ गया है। तो इस पूरी संभावना है कि अमेरिकन कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का, डोनाल्ड ट्रंप का जो मेजॉरिटी है वो खत्म हो जाएगी। और अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ साथ वो फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही डेस्परेट हो रहा है। अमेरिका ने कभी भी नैतिकता की राजनीति कभी नहीं की पिछले 80 साल में। यदि आप देखें 1951 के कोरिया वार से लेके अभी अफगानिस्तान तक, जो एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में जितने वार हुए हैं, उसमें सारे वार का इंस्टिगेशन में एक तरफ अमेरिका रहा है। इनमें कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ठीक है। तो वो अपने व्यापार के हित देखता रहा है अमेरिका, हमेशा अपने स्वार्थ देखता रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप के पहले वो एक उसमें मुलम्मा पहनाते थे नैतिकता का, वैल्यूज का, अमेरिकन वैल्यूज की बात करते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा डिक्टेटर्स को, जो टेररिस्ट हैं, उन सब लोगों को सपोर्ट करता रहा अमेरिका। जो आज सीरिया की बात है, ये सीरिया का पहला एग्जाम्पल नहीं है। वो हमेशा से ऐसे सारे डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता रहा, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो। जहां पे उस और अमेरिका के बिजनेस सर्व होते थे, वहां पर वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता। भारत और अमेरिका के संबंध 80 साल में 60 साल कभी अच्छे नहीं रहे। पिछले 20 साल में अमेरिका ने भारत के साथ में दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि वो चाइना को प्रेशर करना चाह रहा था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनेशनल विजन नहीं है, उसको कोई बहुत लॉन्ग टर्म वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहता। उसके पास में मालूम है कि एज 80+ हो चुकी है, उसके पास में अब समय बहुत लिमिटेड है। तो वो उस तरीके के अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व ना कर के लिए उसका कोई विजन नहीं है। वो इसलिए उन सब लोगों के साथ में बात कर रहा है, उन सब के साथ में डील कर रहा है जहां पे या तो उसको बिजनेस मिले, और ज्यादातर रियल एस्टेट के बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व है। चाहे वो गजा की बात करें या सीरिया है, सीरिया में भी वो रियल एस्टेट के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, या फिर क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसकी अमेरिका को। लेकिन इसके अलावा देखिए, सीरिया मामले को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी एक बयान आया और वो ये कह रहे हैं कि सीरिया ने अमेरिका के जो नागरिक थे उन्हें ढूंढने में मदद की, जो हथियार थे उन्हें नष्ट करने का भी ऐलान किया है। इसलिए फिर अल शरा को जो लिस्ट है, लिस्ट का नाम मैं बताऊंगा, UN 1267 सैंक्शन लिस्ट, जिनमें बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, अपराधियों का लिस्ट होती है, उससे नाम काटने का एक ये वजह बता रहे हैं वो।
वो जो भी वजह बता रहे हो, लेकिन यदि आप मैप देखें, ईरान जो हमास को और हिजबुल्लाह को जो आर्म्स सप्लाई करता था, वो ईरान से इराक से सीरिया होते हुए लेबनान जाते थे या गजा में जाते। वो सीरिया में उन्होंने एक अपना फेवरेबल आदमी इम्प्लांट करके ईरान की सप्लाई बंद कर रहा है, क्योंकि इजराइल को प्रोटेक्ट करना, इजराइल के थ्रू अमेरिका की इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलती है। इजराइल थ्रू वो मिडिल ईस्ट में एक प्रेशर बनाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ही इस समय सबसे ज्यादा पैसा ओवरफ्लो हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट डेट से बाहर है। वो सब लोग अमेरिकन के जो सिक्योरिटी है, जो अमेरिका के बॉन्ड्स हैं, वो परचेज करते हैं, उनका पैसा अमेरिका में जमा रहता है, और वहां के सारे नेता अपनी पब्लिक से ही इनसिक्योर रहते हैं, इसको अमेरिका प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है, जो कि सब डिक्टेटर्स। ठीक है, वहां पे पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन सारे के सारे अमेरिका के सपोर्ट से वहां पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका अभी कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, वो सिर्फ क्रूड तरीके से कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने पहले भी ऐसे किया। पाकिस्तान के सारे डिक्टेटर्स को अमेरिका ने सपोर्ट किया, जबकि इंडिया में डेमोक्रेसी 1947 से थी, लेकिन उसके बाद में भी वो डेमोक्रेटिक एंड अमेरिकन वैल्यू की बात करते रहे, लेकिन हमेशा डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते रहे। चीन को इतना पावरफुल अमेरिका ही नहीं किया। जब 1971 में चीन में अमेरिका का पैसा गया, टेक्नोलॉजी गई, तब भी वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, डिक्टेटर्स थे। इंडिया के अगेंस्ट था चाइना, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट था, अमेरिका वहां पे सस्ते रेट पर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता था, इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करना चाहता था, इसलिए वो चीन में इन्वेस्ट कर रहा था। चीन आज उसके सामने एक कंपटीटर के रूप में खड़ा हो गया। चीन ने मेटलर्जी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, जिसके कारण रेयर अर्थ मिनरल में सिर्फ चीन का ही कंट्रोल है। जो जितने ये मैग्नेट्स हैं, वो सारे के सारे चीन में ही बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स में चीन का कंट्रोल है। इसलिए अब अमेरिका उन सारी कंट्रीज में घुस रहा है जहां पर भी उसे रेयर अर्थ मिनरल्स की पॉसिबिलिटी दिख रही है। चूंकि अमेरिका की इंडस्ट्रीज को बचाना है, तो उसे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। अमेरिका में उसको कितना डिपॉजिट है, उसके अभी कोई फिगर सामने नहीं है भी कि नहीं है ये भी नहीं मालूम। पर अमेरिका सबसे पहले, जैसे पेट्रोलियम भी अमेरिका में बहुत है, लेकिन वो पहले दूसरे देशों का एग्जॉस्ट करके फिर अपना यूज करता है। तो रेयर अर्थ मिनरल में हो सकता है कि अमेरिका ऐसे ही कर रहा हो। ठीक है, उन सारी कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहा है। जो वो किसी भी प्रकार की नैतिकता की बात उससे अपेक्षा करना बिल्कुल गलत है। और वो अमेरिका किसी डोनाल्ड और ट्रंप इसके अलावा देखिए, अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो नैतिकता की उम्मीद करना भी फिजूल है, क्योंकि वो एक व्यापारिक देश है और डोनाल्ड ट्रंप खुद ही एक व्यापारी है, तो वो व्यापार के नजरिए से या व्यापारी के नजरिए से ज्यादा बेहतर तरीके से देखते हैं। ठीक है सर, आऊंगा वापस से आपके पास। अश्विनी राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ। सर, जैसा कि अभी जिक्र भी हो रहा था कि नैतिकता नहीं देखी जा सकती अमेरिका के साथ या ट्रंप के साथ, नैतिकता का भाव नहीं होता कभी भी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो म्यांमार का केस है, जहां रेयर मिनरल्स पर अमेरिका की नजर है ताकि चीन को उसका फायदा ना मिल सके, हमारे भी संबंध म्यांमार से कैसे हैं वो आप देखते हैं, इसका फायदा या इसका नुकसान हमें किस तरीके से होगा? क्या आर्थिक तौर पर हम आगे नुकसान भुगत सकते हैं? नहीं, हम ऐसा है कि हमें कोई बहुत आर्थिक नुकसान होता हुआ दिखता नहीं है। अगर रेयर अर्थ की बात हम करें तो हमारा चाइना के साथ लगभग डील हो रहा है और चाइना हमें अर्थ जो है वो देने के लिए तैयार है। तो इसलिए म्यांमार में या और जहां जगह पॉकेट्स में थोड़ा थोड़ा है तो हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने आजाद शत्रु जी और अनुपम जी की बातों से 100% सहमत हूँ। जो जो विषय उन्होंने रखे हैं कि बिल्कुल जो ट्रंप की जो नीति है वो सीधा सीधा यही है कि उसको व्यापार करना है, अमेरिका को भी करना है, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप को करना, उसके पास समय कम है। तो उसके लिए जो बात नैतिकता वाली कर रही थी, नैतिकता उसके लिए बिल्कुल नहीं है। हालांकि वो आतंकवाद से खुद उनको नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो सब ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसका उनको सिर्फ यही मतलब है कि ऐसे ऐसे देश में अपना अस्तित्व बनाए, अमेरिका का वहां वर्चस्व हो, और सीधा सीधा वो उनका फैमिली बिजनेस है, चाहे रियल एस्टेट का है या क्रिप्टो का है, उसको जो है वो किस प्रकार से वहां पर इम्प्लांट कर सकते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो। आप ये देखिए कि अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कुछ कह रहे थे कि नीति, अगर भारत आज
अगर कंप्रोमाइजिंग नेचर में होता तो हम कब का सरेंडर कर चुके होते। लेकिन आप देखिए कि भारत ने अमेरिका की किसी भी प्री कंडीशन को जो माना नहीं, जो आज जो स्थिति बनी हुई है, इसलिए नहीं माना। ये छोटे छोटे देश जिनको उसने सत्ता विमुख किया, बांग्लादेश देख, म्यांमार देख, श्रीलंका देखें, और यहाँ सीरिया में भी उसने गृह युद्ध करवाकर और अपने आदमी को इम्प्लांट किया। तो वो उनकी एक नीति है, वो छोटे छोटे देशों को जो प्यार से मानते हैं, प्यार से मनाते हैं, नहीं मानते तो सत्ता परिवर्तन, मतलब किसी भी तरीके से वो वहां पर अपना वर्चस्व चाहते हैं। तो उसके कारण से भारत को, मुझे नहीं लगता, हाँ भारत के लिए जब वो यहाँ पर आकर सीरिया में बैठता है तो एक जो सैनिक दबाव जो बनेगा और उसके कारण से वो जो सभी देशों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसका असर भारत की इकोनॉमी के ऊपर हो सकता है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी आज ऐसी इकोनॉमी है वर्ल्ड में जो कि प्रोग्रेसिव है, और सभी एजेंसीज कह चुकी हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। और इसलिए भारत की इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को कोई भी देश, अमेरिका हो या बाकी कोई भी हो, वो जो है मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये जितना भी अगर कुछ, चाहे एशिया के अंदर या मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी इस प्रकार का वातावरण बनेगा और कहीं गृह युद्ध होगा या कन्फ्लिक्ट होगा तो उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन अर्थ मिनरल्स हमें मिले, उससे ना मिले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एटमॉस्फेयर बनेगा एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में, अच्छा अश्विनी जी, उसका अभी कांग्रेस से उपाध्याय जी भी जिक्र कर रहे थे कि हमारी विदेश नीति उतनी स्ट्रांग नहीं जैसे पहले हुआ करती थी, इस पर सख्ती बरतने की, इसे और टाइट करने की जरूरत है। क्या आप भी इस बात के पक्षधर हैं? नहीं, ऐसा है कि हर सरकार जो है अपने हिसाब से विदेश नीति बनाती है। आज की सरकार के जो उसको ठीक लगता है वो कर रही है और उसमें सफलता मिल रही है। आप देखिए कि भारत के लिए सिर्फ अमेरिका ही पूरा विश्व नहीं है, भारत बहुत बड़ा विश्व है और उसके बहुत सारे देश हैं, उनके साथ व्यापार की बात भी चल रही है, भारत की टर्म्स कंडीशन पे भी चल रही है। और भारत ने अमेरिका को अगर जो है उसकी टर्म्स कंडीशन मान ली होती तो अब तक ये ट्रेड एग्रीमेंट हो गया होता। लेकिन भारत ने कहा नथिंग डूइंग, हमारे जो लोगों के जो अधिकार है या उनको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते और आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, ट्रम्प जो है भारत में भी आने वाले हैं, आएंगे भी, एग्रीमेंट भी करेंगे, लेकिन भारत की शर्तों पर वो एग्रीमेंट होगा। भारत ना तो उनके जो डिफेंस डील है उसके साथ उनकी शर्तों पे करने के लिए तैयार है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए भारत की जो आर्थिक प्रगति, चिंता सिर्फ यही है कि ये जो अमेरिका अलग अलग देशों में आपस में लड़ाई करवाकर और अपना जो डिफेंस प्रोडक्ट बेचता है, उसके कारण जो विश्व में या एशिया में या मिडल ईस्ट में जो एक वातावरण बनेगा युद्ध का, उसके कारण भारत के ऊपर आर्थिक मुश्किल आ सकती है। अगर वो ऐसा कुछ बनता है तो वो ही सिर्फ भारत के लिए चिंता की विषय है कि भाई ये जो चीजें डेवलप हो रही हैं उसके कारण जो है विश्व में कोई अशांति ना हो, कोई युद्ध ना हो, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो निश्चित रूप से सभी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इसका खामियाजा कैसे भुगतना होगा, उससे पहले क्या रोकथाम हो सकती है, इस पर भी विचार करना होगा सरकार को। ठीक है सर, आऊंगा वापस से। संदीप जी का मैं रुख कर लेता हूं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अल-शरा से। वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, बहुत जल्दी व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। ये वो शख्स से पहले आतंकवादी हुआ करते थे, अब राष्ट्राध्यक्ष हो गए हैं, राष्ट्रपति हो गए हैं सीरिया के। UN 1267 सैंक्शन लिस्ट में इनका नाम होता था, वो नाम कट चुका है। इस लिस्ट का मतलब है कि इस लिस्ट में वो आतंकी या वो आतंकी संगठन हुआ करते थे जिनका पासपोर्ट रद्द हो जाता था, जिनका बैंक अकाउंट सीज हो जाता था, तमाम तरीके के प्रतिबंधित। अब अल-शरा हो गए हैं हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी, यानी कि लिस्ट से नाम कटा तो कटा, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट अब US देने को तैयार है और ये बानगी है मुलाकात की। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जैसे कि भारत की इकोनॉमी को खतरा हो सकता है, अभी हमारे मेहमान जिक्र कर रहे थे, क्या वाकई ऐसा है? देखिए ऋषभ जी, मैं सुन रहा था सभी पैनलिस्ट को, अमेरिका को लेकर काफी चर्चा हुई। मुझे भी ये लगता है कि अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले जो राष्ट्रपति हुए वो तो अमेरिका का ही हित देखते थे, लेकिन जो ट्रम्प साहब हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका का हित भी देखते हैं और अपना हित भी देखते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, एक ऐसी फैमिली से आते हैं। तो जहां तक
अहमद अल सरा की बात है या सीरिया की बात है या म्यांमार की बात है या इराक की बात है या किसी भी ऐसे देश की, कुवैत की बात है, लीबिया की बात है, हर जगह अमेरिका का इंटरफेयर है। और उन सब चीजों के पीछे कहीं पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर अमेरिका का हित है, तो कहीं हथियार बेचने को लेकर अमेरिका का हित है, तो कहीं जो बेसिकली रेयर व्यापार में मिनरल्स फोकस हैं है। उनको लेकर के अमेरिका का हित है। अमेरिका अपने फायदे के लिए ही एक कदम उठाता है, अदरवाइज अमेरिका किसी के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। रही बात, कई साथियों ने कहा कि जो तानाशाह है उनका साथ भी देता हुआ अमेरिका नजर आया, चाहे पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, कई और देशों की बात कर लीजिए, तो उसके पीछे भी अमेरिका का अपना हित है। देखिए, जो ये तानाशाहों की सरकार होती है, इनको डराना बहुत आसान होता है, क्योंकि उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है और अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, वो किसी न किसी तरीके से उनको सत्ता से हटा सकता है। ऐसे लोगों को मारा भी जा सकता है, उनके खिलाफ देश में विद्रोह भी कराया जा सकता है। तो वो लोग कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेते हैं अमेरिका के साथ और अमेरिका को उसके हिसाब की चीजें देते हैं, उससे उसके हिसाब से चीजें खरीदते हैं। आपने देखा होगा, चाहे हथियार लेने की बात रहे, चाहे कुछ भी। और चाइना एक ऐसा देश है जो आज की तारीख में अकेला टक्कर दे रहा है अमेरिका को। अमेरिका किस तरीके से चाइना को घेरे, उसके लिए जरूरी है ऐसे अर्थ मिनरल्स पर भी कब्जा करना, हथियारों की दौड़ के साथ साथ, कि वो सेल्फ डिपेंड हो सके। और उसको चाइना को भी घेरना है, इसलिए वो अर्थ मिनरल पाकिस्तान में भी खोज रहा है, वो आपके म्यांमार में भी देख रहा है, वो यूक्रेन के साथ भी इसी तरीके से काम कर रहा है। तो ऋषभ जी, दुनिया में जहां भी उसे ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे वो मजबूत हो सकता है, उसका बेस मजबूत हो सकता है, अमेरिका आगे बढ़ सकता है, या फिर कुछ ऐसे कंट्री है जो बर्बाद हो चुके हैं, सीरिया जैसे कई देश ऐसे हैं जहां पर उसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, वहां पर उसके जो दोस्त लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उसकी खुद की कंस्ट्रक्शन बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर वो काम की भी तलाश में रहते हैं। यही एक वजह है कि जो सीरिया का माफ कीजिएगा, दमिश्क एक इलाका है, वहां पर सैन्य ठिकाना बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है ताकि सीरिया और इजराइल पर नजर रखी जा सके। ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आपने केवल एक नाम लिया, कम से कम दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और बहुत मजबूत है, और कुछ गुप्त भी रखे गए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी उनके ऐसे गुप्त अड्डे हैं जहां पर उसकी सेना, उसके फाइटर प्लेन हर वक्त मौजूद रहते हैं। अभी आपने देखा था जब ईरान के साथ टकराव हुआ था, तो उस टाइम में हमें पता चला कि भाई जो ये एरिया है हमारा अरब कंट्रीज है, इनमें भी उसके ऐसे अड्डे हैं जहां पर उसने अपनी सेना को रखा हुआ है। तो पूरी दुनिया में अपनी फील्डिंग बैठा के रखता है, और चाइना एक बड़ा खतरा है चाइना के आसपास भी। और जो यूक्रेन के और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, वो भी यही है कि रशिया के आसपास वो अपना एक घेराबंदी करना चाहता है, अपने अड्डे बनाना चाहता है। तो ये चीजें अमेरिका की लगातार चलती रहती है और अमेरिका इन चीजों पर काम करता रहता है। और रही बात जिस तरीके से जो आतंकवादी हैं, आज आतंकवादी हैं, अगर वो अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर वो अमेरिका के साथ मिलकर काम करने लगे तो वो देवता हो जाते हैं। और ये केवल अमेरिका की बात नहीं है, हमारे पड़ोस में ये देखिए जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान का कितना आतंक था, सब कुछ था। आज वही तालिबान सत्ता में आ चुका है, और वो देश जो तालिबान से डरते थे, तालिबान के आतंक से डरते थे, आज उनके विदेश मंत्रियों को अपने यहाँ बुला रहे हैं, रेड कारपेट का स्वागत दे रहे हैं। तो राजनीति में ये चीजें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ठीक है, ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ठीक है, चैनल हेड स्वदेश न्यूज के आरपी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सर, एक वरिष्ठ पत्रकार के चश्मे से हम ये देखना चाहेंगे कि ट्रंप जो है, ठीक है वो व्यापारी हैं, उनकी पूरी फैमिली व्यापार में लिप्त रहती है, अमेरिका खुद व्यापारिक कंट्री है, लेकिन जिस तरीके से वो सरगनाओं से हाथ मिला रहे हैं, आतंकियों को शरण दे रहे हैं, अल शरा को इनवाइट कर रहे हैं, इससे कितना खतरा बढ़ जाता है दुनिया में और कितना खतरनाक हो सकता है भारत के लिए? नहीं, देखिए ऋषभ जी, एक जो सबसे बड़ी बात है जो मैं अभी तक सुन रहा था जी। एक चीज़ तो ये सामने निकल गया है कि अमेरिका, ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, ट्रंप के लिए अपना निजी हित पहला है, और उनके लिए व्यवसाय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इवन आज से नहीं, अमेरिका लगातार ये प्रयास करता रहा है, जब भी किया है तो अपने हथियारों के बेचने को लेकर के हमेशा अस्थिरता पैदा कराते रहा। चाहे वियतनाम का युद्ध हुआ हो, लगातार कितने सालों तक युद्ध चला,
अभी हाल में आप देखिए जिस तरह से आतंकी सरगनाओं को संरक्षण दे रहा है और उनके साथ हाथ मिला रहा है, ये निश्चित रूप से एक थोड़ा चिंता का विषय हमारे लिए भी है कि अगर हमारे पड़ोस में जो सबसे कट्टर दुश्मन है हमारा पाकिस्तान, उसके राष्ट्राध्यक्ष को 2 बार बुला चुका, उनसे चर्चा कर रहा है। अफगानिस्तान, अब आप वहाँ देखिएगा बलूचिस्तान के मिनरल रेयर अर्थ मिनरल पर उसकी नज़र टिकी हुई है, उससे सौदा कर रहा है। इसके अलावा जो है आप अफगानिस्तान देखिए, सीरिया देखिए, म्यांमार देखिए, ये क्या है, सारे देश कौन से हैं जो आतंकी, जिन पर कभी इनाम घोषित है, जो जिसको लेकर के एक तरह से पूरे दुनिया में जिनको बैन कर दिया गया है और उनको फिर से हाथ मिला रहा है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जो भी संसाधन है उस पर कब्जा करना। और शायद ट्रंप जो है, हम ये कतई नहीं मान सकते कि ट्रंप का किस तरह से वो कोई न कोई इसके पीछे उनकी रणनीति है, उनका कार्यकाल ये दूसरा कार्यकाल है। हम ये मान सकते हैं कि ट्रंप ने हमेशा ये प्रयास किया, चाहे उनके इंटरनल जो भी उनके देश में जो भी कन्फ्लिक्ट हो उसे थोड़ा इतर हटे। अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति रहा है वो हमेशा अमेरिका के ही बारे में सोचता रहा, वो किसी देश के बारे में नहीं सोचा। और ख़ास करके हिंदुस्तान को लेकर के हमेशा ये उनकी स्थिति रही है कि हिंदुस्तान को उतना तवज्जो नहीं दे रहा था। पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में अमेरिका और भारत के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी, लेकिन जिस तरह से अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने जो है लगातार भारत को किस तरह से इग्नोर करने का काम किया है, या दूसरी बात है कि अभी हाल के युद्ध में आप देखिए टैरिफ लगाने की बात करिए, H-1B वीज़ा की बात करिए, या अन्य कई बातें कीजिए, आप देखिए ट्रंप लगातार जो है प्रयास कर रहा है। कभी भी ऐसी स्थिति अभी नहीं बन पा रही है कि ट्रंप मतलब अमेरिका और भारत के बीच के रिश्ते एक तरह से सामान्य रहें। तो ये उसकी एक रणनीति है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह का जो है आतंकी आकाओं को संरक्षण देता है, अफगानिस्तान में देता है, सीरिया में देता है, म्यांमार में देता है, बांग्लादेश में देता है, तो अब आप ये समझिए कि वो कर क्या रहा है। जिस आतंक का जो है प्रभाव, जिस आतंक की वजह से अमेरिका को एक तरह से वो देखना पड़ा, नीचा देखना पड़ा, और फिर उसके बाद उसने जो है एक सैन्य कार्रवाई के चक्कर में लादेन को मारा भी। और उन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ करके देखिए, क्या उन्हीं आतंकी लोगों को फिर से सिर उठाने का मौका दे रहे हैं? जिस बात को लेकर पूरी दुनिया तैयार है कि दुनिया से आतंकवाद मिटना चाहिए, लेकिन लगातार हाथ मिलाने का काम कर रहा है। उसके निजी हित हो सकते हैं, उसके व्यावसायिक हित हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। और रही बात है कि ट्रंप के बारे में ये कहा जाना कि वो तो उनको जो है कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वो एक अलग तरह के व्यक्तित्व हैं, कभी उनके बारे में कयास नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बराबर अपना हित देख रहे हैं और हमें सजग रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक चाइना की बात है, आप मध्य एशिया लीजिए, एशिया महाद्वीप में लीजिए, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं यहाँ अस्थिरता बनी रहे। भारत जैसे विकासशील देश में, जो आज विकसित भारत बनने की आगे की ओर अग्रसर है, ऐसे देश में वो कभी नहीं ट्रंप चाहते हैं कि हमारा देश जो है आगे निकल के आए। और शायद यही वजह है कि तमाम तरह की बंदिशें हमारे लिए खड़ी करने का प्रयास करता है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना बहुत सारी चीज़ों में लगभग जो है अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे सेमीकंडक्टर का मामला हो, ये बहुत सारी चीज़ों पर उसका एकाधिकार है, उसका बाजार भी बहुत बड़ा है। तो उसको जो है उसको भी बांधने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं अंत में एक बात जरूर कहूँगा कि ट्रंप के निशाने पर ब्रिक्स देश पहले से ही हैं, आपने देखा होगा। और जिस समय ब्रिक्स देशों की चर्चा हो रही थी, उस समय यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की करेंसी की बात हो रही थी। ट्रंप कितना अविचलित हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो वो चाहता है कि इस पूरे इलाके में आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ें, आतंकवाद को प्रश्रय दिया जाए और उनसे हाथ मिलाया जाए। उससे 2 फायदे हैं, एक तो उनका निजी हित है, दूसरा उनके देश का हित है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र को अस्थिर किया जाए। बिल्कुल, लेकिन आपसे एक बात और मैं सर समझना चाहूँगा, जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे थे और भी हमारे मेहमान जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से आतंकियों से वो हाथ मिला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, ये दुनिया भर के लिए घातक तो हो सकता है, भारत के लिए भी घातक है। क्या भारत सरकार को इस ओर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या अभी से पहल कर देने की या शुरुआती ध्यान देने की ज़रूरत है? अभी आपने स्क्रीन पर दिखाया कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया जी, 8 लोगों की मौत हो गई। आप ये बताइए कितनी दुखद बात है। क्या इस तरह के आतंकवादियों को अगर प्रश्रय देंगे आजू बाजू तो इस तरह की घटनाएं नहीं करेंगे?
हमारी सरकार चूंकि सचेत है, लगातार इस बात का जवाब दे रही है, लेकिन फिलहाल अगर ऐसे आतंकियों को के सरगनाओं को अगर छूट देगा और उनसे हाथ मिलाएगा, उनसे बिजनेस डील करेगा, तो निश्चित रूप से वो अकेले भारत के लिए नहीं, बहुत सारे विश्व के लिए खतरा भी हो सकते हैं। बिल्कुल, पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है अगर ऐसे आतंकियों से हाथ मिलाना है तो। अनिल जी, लेकिन हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए। अभी बड़ी खबर चर्चा से पहले ही मैं अपने दर्शकों को बता रहा था और ये खबर आप तक पहुंच भी गई होगी। दिल्ली में क्या घटनाक्रम हुआ है। एक ब्लास्ट होता है, 8 लोगों की मौत हो जाती है, कई सारी गाड़ियां खाक हो जाती हैं। मुंबई में रेड अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये अभी का मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे विस्फोट हो चुके हैं। कई विश्वविद्यालयों को ईमेल भेजा जाता है विस्फोट के लिए, कई बार रेलवे विभाग को विस्फोट के लिए ईमेल भेजा जाता है। हमें इन चुनौतियों से लड़ने के लिए और इन चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार होना होगा। हमारी मॉक ड्रिल पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। क्या रोड मैप होगा भारत सरकार का? ऋषभ जी, सही मायनों में हम पूरी तरीके से सतर्क हैं और आपने ये देखा होगा कि बहुत से केस होने से पहले ही हमने उनको सुलझाया है, गिरफ्तार करा है, एक्शन लिया है। लगातार हम आतंकवादियों को भी पकड़ रहे हैं, उनके एक्शन कर रहे हैं, लगातार किसमें कहीं पीछे नहीं है। अभी मेरे विपक्षी दल के साथी ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने झूठ बोला, लेकिन अगर उन्होंने 50 बार झूठ बोला तो हमने 100 बार उसका खंडन करा, हर मंच पर खंडन करा, हर जगह खंडन करा, विश्व समुदाय के सामने भी करा और हर जगह करा। ये तो या तो भाई कि इन्हें न्यूज से नहीं रहते, एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, लेकिन ये वास्तविकता से परे है। दूसरी बात, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि जब अमेरिका ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया, निमंत्रण दिया, तो शालीनता पूर्वक हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके निमंत्रण को भी ठुकराया, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे और वो भारत को बर्दाश्त नहीं था। अमेरिका के बार बार विरोध के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदा। ये इसका स्पष्ट है कि भारत अपने निर्णय अपने देश के हिस्से में लेता है, जो उसको देश में लगता है, वो अमेरिका के इशारे से नहीं चल रहा। अनिल जी, झूठ तो देखिए ट्रंप भी बोल रहे थे, कई सारे ट्वीट के जरिए, कई सारे बयान के जरिए ट्रंप भी झूठ बोल रहे थे। उसको लेकर भी भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। कम से कम एक आध दो बयान तो जारी हो सकते थे। ऋषभ जी, बिल्कुल उनके झूठ को हमने पर्दाफाश किया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप गलत कर रहे हो। चाहे S-400 खरीदने का मामला हो और चाहे टैरिफ के मामले में भी हम झुके नहीं है। हमने कहीं, आपने एक भी देखा होगा, चीन, रूस, भारत के साथ जब एक साथ हम मिले थे इसके टैरिफ वार को रोकने के लिए, तो अमेरिका में बेचैनी भी आई थी। हम भारत अपने हितों को सर्वोपरि रख करके काम करता है। भारत के अपने हित सर्वोपरि है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा भी है, करा भी है, दिख भी रहा है कि भारत समझौते के हितों के साथ हम किसी भी देश से समझौता नहीं करेंगे, किसी भी शक्ति से महाशक्ति समझौता नहीं करेंगे। हमारे लिए भारत ही सर्वोपरि है और उसके अंदर भी भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बात पर हमारी सारी सेनाएं, हमारी सारी जांच एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं। और ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं घटना हो जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी हम देते हैं। हम वो नहीं है कि बॉम्बे में बम कांड हुआ था और सब कुछ हो गया और हम शांतिपूर्वक बैठे रहे, हमने कोई विरोध दर्ज नहीं करा, हमने कोई अटैक नहीं करा। माननीय विपक्षी दल को ध्यान होना चाहिए कि बॉम्बे का जो कांड हुआ है उसके अंदर उनकी क्या कार्रवाई रही है और भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन हुआ है तो भारत ने आज उसमें कितना बड़ा एक्शन लिया है। आज पूरे विश्व में भारत की बात को ध्यान से सुना जाता है। आज पूरे विश्व में, पहले हम अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए दूसरे देशों की तरफ से देखते थे, आज दूसरे देश भारत की तरफ देखते हैं। पहले हम हर रक्षा सामग्री आयात करते थे, आज हम रक्षा सामग्री आयात के साथ साथ निर्यात भी करते हैं। भारत चौतरफा विकास कर रहा है, अपनी नीतियों पर विकास कर रहा है, भारत के हितों पर ध्यान रख करके हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। हम किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। और मैं ऋषभ जी आपकी बात से सहमत हूं कि हमें और अधिक सतर्क होने की जरूरत है और अधिक अपनी चीजों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जब चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा हो और आतंकवादी खतरा मंडरा रहा हो और अमेरिका जैसे देश अपने हितों के लिए, अमेरिका अपने हितों के लिए या ट्रंप जी अपने हितों के लिए उनका समर्थन करे, तो भारत को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। भारत सतर्क है और भारत सतर्क रहेगा। ठीक है, भारत सतर्क है और भारत सतर्क रहेगा। चर्चा अब अपने अंतिम दौर में है। जल्दी जल्दी से मैं थोड़ी देर में प्रतिक्रिया ले लेता हूं। उपाध्याय साहब, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। ये ऐसा मसला है,
इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस पर पक्ष हो विपक्ष हो, साथ में खड़े रहकर ऐसी मुसीबतों का सामना करने के लिए भारत के हर नागरिक को तैयार रहना चाहिए। ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। भारत सरकार को क्या सलाह होगी, कैसे निपटना होगा, क्या तैयारी करनी होगी? ऋषभ जी, देखिए, जब भी सरकार को जरूरत है, हम सभी विपक्षी दल सरकार के हर निर्णय के साथ रहे हैं, लेकिन उस निर्णय में संशोधन करना हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का ही मामला हो, तो उसमें विपक्षी दल को कभी वो विश्वास में नहीं लेते हैं। आप कह रहे हैं, हमारे अनिल गोयल जी बहुत हमारे सीनियर हैं कि हम न योजना बनाए हैं, किए हैं, सतर्क हैं। आप बताइए, इन्हीं की सरकार में नहीं इन आतंकवादियों को छोड़ा गया जो है, और आतंकवादियों को छोड़ा गया। आज आतंकवादियों के सरगनाओं पर बात हो रही है। वही सरगना जाओ पाकिस्तान में बैठकर जो हमारे यहाँ ऑपरेशन अरे वो पहलगाम जैसी घटनाएं करवाता है, हम उसका क्या जवाब दिए? आप मुंबई ब्लास्ट की बात करते हैं, हम तो कसाब को पकड़े, उसको फांसी भी दिलाए और अपने गृह मंत्री हमारे इस्तीफा भी दिए, मुख्यमंत्री भी दिए। आपने जिम्मेदारी लेकर कितना इस्तीफा दिया? आप देखिए, ये कहते हैं हम अमेरिका के दबाव में नहीं है। आप बताइए, रूस से जो कच्चे तेल लेते थे वो क्या हमारे नागरिकों को कितना लाभ हुआ, उसका कितने सस्ते दाम पर मिला? ये तो अडानी अंबानी जैसे मित्रों को कम दाम पर लेकर वो जो है अन्य देशों को बेचते थे, उनको लाभ होता था। अरे ट्रंप में तो कम, इससे कम एक है जो अपना भी हित देखता है और अमेरिका की भी हित देखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपना केवल अपने दोस्तों का हित देखते हैं, देश का हित नहीं देखते हैं। बहुत लंबी लंबी बातें अर्थव्यवस्था पर। हर भारत के नागरिक पर 4.5 लाख रुपया कर्ज हो चुका है। इस वक्त विश्व बैंक के सबसे बड़े कर्जदार हम हैं। ये हमारी देश की स्थिति पर ले जा रहे हैं जी। ठीक है गोयल साहब, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। देखो, मैं बड़ा स्पष्ट है कि इन्होंने बंबई कांड के कहीं कि हमने एक को मतलब फांसी पे चढ़ाया। हमने तो पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर करा। आपने पाकिस्तान को जवाब दिया क्या? आपने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर से क्या पाकिस्तान को मिला? पाकिस्तान का रुतबा तो विश्व में बढ़ा दिया। क्या हम अपने देश के 125 नागरिकों को मरने देते जो अपहरण हो गए थे? हमारा हवाई जहाज हाईजैक था, हमारे 125 नागरिक उसमें थे, तो वो एक अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए हमने मजबूरी में समझौता करना पड़ा। हमारे देश के नागरिक सर्वोपरि हैं, तो हम देश के नागरिकों को बचाने के लिए हमने समझौता और आप ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। गोयल साहब, ठीक है, उपाध्याय साहब, ठीक है, समय नहीं मेरे पास। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपनी जान उपाध्याय साहब, ठीक है, ये समय नहीं मेरे पास। बचाने के लिए अनुपम जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया रखें। हमें और मजबूत होने की जरूरत है, हमारी विदेश नीति को और सख्त होने की जरूरत है। अनुपम जी, जल्दी से। देखिए, निश्चित तौर पर ऋषभ जी, हमें कुछ चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पड़ोस में अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की डील्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन की डील होती है, वो भी सिर्फ मिसाइलों की है, AMRAAM मिसाइलों की होती है। तो ये क्षेत्र का जो बैलेंस है, जो भारत के पक्ष पे झुका हुआ है, उसको काउंटर करने की अमेरिका की चाल है। तो हमको ये सब देखना पड़ेगा कि वैश्विक घटनाएं जिस तरह की हो रही हैं, उस हिसाब से हमको अपनी विदेश नीति के ऊपर काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक ये वेलकम मूव है कि चीन को साधने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, भारत के हित में, लेकिन चीन को साथ साथ अगर भारत में नुकसान होगा तो ये भारत नहीं देगा। तो भारत को एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है अश्विनी जी, ट्रंप जिस तरीके से आतंकियों से हाथ मिला रहे हैं, खतरा बढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल बढ़ सकता है। और वो जो वातावरण जो पूरा एशिया में, मिडिल ईस्ट में या भारत के आसपास जितने देश हैं जहां उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया है, बाकी जगह पर भी दबाव की राजनीति कर सकते हैं। तो उसके लिए भारत, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हर एक्शन के ऊपर भारत सरकार और भारत का सरकार का जो विभाग है वो उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। लेकिन सबकी नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं चाहता कि भारत जो है वो इस दिशा में आगे बढ़े। तो इसलिए खतरा हमें जो है आर्थिक ज्यादा लगता है। इसलिए ऐसे देशों के कान खड़े हो गए हैं। ठीक है अजात शत्रु जी, जल्दी से, हमें और बहुत ज्यादा ठोस नीतियां अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि भारत को इन सब चुनौतियों से बचाया जा सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठोस नीतियों की हमेशा जरूरत रहती है और भारत हमेशा से अपनी ठोस नीति अपनाए हुए है
भारत की अपनी आर्थिक प्रगति 6.4% से ऊपर चल रही है जीडीपी की। विदेश में अपना नया मार्केट ओपन कर रहे हैं, नया मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हम अमेरिका के आगे ना तो सरेंडर हुए, ना उस पे ऐसा डिपेंडेंट है कि यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है तो भारत की इकोनॉमी बैठ जाएगी या भारत का इंटरनेशनल कोई पोजीशन खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको भारत की नीतियों पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। संदीप जी, राजनीति से इतर इस विषय में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए ऋषभ जी, जो ये आतंकवादियों से हाथ मिलाने की बात है या इस तरीके के लोगों से हाथ मिलाने की बात है अमेरिका की, तो उसका सीधा असर हिंदुस्तान पर पड़ेगा। पहले तालिबान से हाथ मिलाया गया, फिर सीरिया के चीफ से हाथ मिलाया गया। ये चीजें लगातार बढ़ रही है, और जहां लंबे समय से हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में कभी बम विस्फोट नहीं हो रहे थे, उनका असर तो दिखना शुरू हो चुका है। और ये भी हम जानते हैं कि ट्रंप कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को झुकाना और दबाना चाहता है, इसीलिए वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, वो बांग्लादेश को भी सपोर्ट करता है, इनडायरेक्टली वो नेपाल को भी सपोर्ट करता है, और चाइना हमारा दुश्मन हमारे साथ में खड़ा है। तो हिंदुस्तान ऐसी जगह फंसा हुआ है। हमें हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इस तरीके की होनी चाहिए, ना हमारे रिश्ते रूस से खराब होने चाहिए, ना चाइना से खराब होनी चाहिए, ना अमेरिका से खराब होनी चाहिए, और हमें कोई ऐसी टॉफी भी नहीं बनना है कि कोई भी हमें निगल जाए। हमें सोच समझ कर चलने की जरूरत है। ठीक है, लास्ट कमेंट आरपी सर से। सर, इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए हमारे पास अमूमन बहुत बेहतरीन औजार होने चाहिए, भारत को कितना तैयार होना होगा? देखिए ऋषभ, भारत ऑलरेडी तैयार है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से कहीं भी अनअवेयर है, बिल्कुल तैयार है। और निश्चित रूप से जो आतंकी आकाओं को पनाह दे रहा है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत को उस पर सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। हमें चीन से क्या समझौता, चीन को कहाँ तक दबाएगा, अन्य देशों को के साथ उसका क्या होगा। तो देखिए, वैश्विक वातावरण, जब भी आप कोई आतंकी आकाओं को आप इस तरह से संरक्षण देंगे तो वैश्विक स्तर पर कहीं न कहीं पर जा कर के एक असंतुलन की स्थिति आएगी और वैश्विक वातावरण खराब होगा। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समझने की, क्योंकि जिन देशों का हम नाम ले रहे हैं, चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इवन अफगानिस्तान हो, इन सारी जगहों पर जो है आतंकवादी पनप रहे हैं। और इनको अगर इस तरह का अमेरिका की तरफ, ट्रंप की तरफ से अगर इस तरह का कोई समझौता हो रहा है, उनसे हाथ मिलाने का प्रयास हो रहा है, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक हमारी इकोनॉमी का सवाल है, हम अपनी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये भी देखना होगा कि हमारी सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होनी चाहिए। इस पर विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल, आर्थिक तौर पर तो हम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जो आसपास खतरा मंडरा रहा है उससे सतर्क होने की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे ट्रंप के बिजनेस प्लान की। ये बिजनेस प्लान आतंकी संगठनों को पनाह देने का, उनका संरक्षक बनने का है क्या, और इसका क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश एजेंडे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।